अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू दर हकीकत विद मोना आलम। नाजरीन, अभी अब से कुछ देर पहले आपने जैसे मुलाहिजा किया कि वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब ने वफाकी काबीना में आज जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ है उसमें होने वाले अहम फैसलों के हवाले से और वहाँ होने वाली डिस्कशन के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उसमें जैसे कि उन्होंने बताया कि ज्यादातर उनका फोकस सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की आमद पर, जो कि अब इस हफ्ते के आखिर में हमें नजर आएगी। कल हमने बड़ा तफसीली प्रोग्राम उस हवाले से किया था। बहुत मेजर क्वांटम इन्वेस्टमेंट का, सरमायाकारी का पाकिस्तान का रुख कर रहा है। इस पूरे दौरे का सबसे अहम ये एक पर्सपेक्टिव है विजन 2030 जो कि सऊदी अरेबिया ने अपने लिए मुनक्किद किया है। इसके अकॉर्डेंस में हमें ये चीज नजर आती है। और उनका पहला जो इस खित्ते का जो टूर है उसका उन्होंने आगाज ही पाकिस्तान से किया है। यकीनन दैट इज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। नैब के हवाले से भी, अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस पे भी फवाद चौधरी साहब ने जो है वो रोशनी डाली है। और उन्होंने कहा है कि नैब की कारकर्दगी के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि नैब क्यों उन तमाम केसेस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा रहा जो कि करप्शन के खिलाफ उन्होंने खोले हुए हैं। आज जो नैब की एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ है उसमें हमें पता है तकरीबन नाजरीन 13 केसेस हैं जो कि मजीद जिनकी इंक्वायरी का गो अहेड मिला है नैब के इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में, वो भी गो अहेड एक मिला गया है। उसमें बड़े अहम रहनुमाओं के नाम हैं, जैसे कि स्पीकर पंजाब असेंबली का उसमें नाम है और PMLN के जो बड़े सीनियर रहनुमा हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, उनका नाम है, हिना रब्बानी खौर साहिबा का नाम है। इस तरह के मजीद बड़े हाई प्रोफाइल नाम हैं जिनकी इंक्वायरी के हवाले से गो अहेड मिला है। लेकिन नाजरीन, क्या इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना जरूरी नहीं है? ये एक बड़ा अहम सवाल वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब ने आज अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस करते हुए कहा। एक और बात उन्होंने कही कि किसी भी सियासी चैलेंज का सामना नहीं है हुकूमत को। पार्लियामान का जो स्टेटस है वो इस वक्त हमारे सामने है, लेकिन अगर फिर भी उन्होंने ये बात कही है, बड़ी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई है। इसका क्या बैकग्राउंड है, इसके ऊपर भी आज हम नजरसानी करेंगे। और शहबाज शरीफ की जमानत से उन्होंने कहा कि कौम को मायूसी हुई है। ये भी एक बड़ा अहम बयान उनकी तरफ से आया है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं नाजरीन, PSL के नए सीजन के साथ एक क्रिकेट के मैदान में और खेल के मैदान में जोशो बलबला है और बड़ा क्रेज नजर आता है। उसी तरह की गहमा गहमी इस वक्त हमें सियासी मंजरनामे पे इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद नजर आई है कि शहबाज शरीफ साहब को आज लाहौर हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा ये फैसला उनका सामने आया है कि उन्होंने बेल दी है अपोजिशन लीडर हस्बे इख्तिलाफ कौमी असेंबली में शहबाज शरीफ साहब को, PMLN के सदर। और आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम से भी उनको बेल मिली है, रमजान शुगर मिल स्कैंडल से भी उनको बेल मिली है, बल्कि आशियाना हाउसिंग स्कीम से फवाद हसन फवाद साहब को, जो कि बड़े पिवटल रोल रखते थे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में, उनको भी बेल मिली है। और साथ साथ फवाद हसन फवाद, उस वक्त हमें पता है उनका उस लेवल का असर रसूख था कि एक परसेप्शन था कि मिनिस्टर्स से ज्यादा उनको पावरफुल या उनको ज्यादा वर्दी तस्वुर किया जाता था। नाजरीन, नायब ने फैसला कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा और पार्लियामान में नाजरीन अब कॉन्सिक्वेंटली कोई रिलीफ नजर आएगा या नहीं आएगा इस बेल के बाद से। ये बड़ा अहम सवाल है जो आज हम इस प्रोग्राम के जरिए उठाना चाहते हैं कि जो सबसे अहम ऑब्जेक्शन था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से, जो कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर हुकूमत और हुकूमती अरकान लगा रहे थे, वो यही था कि क्योंकि वो नैब की हिरासत में है और नैब की बड़ी इंक्वायरी उनके ऊपर, बल्कि नैब की हिरासत में है, तो वो नैब उन्हें मजीद प्रोब कर रही है, उनकी डिमांड है। तो सारी ये चीजें हैं। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में उनके ऊपर बड़े तफसीली केसेस चल रहे हैं, जिसमें पिछले हफ्ते हमें याद पड़ता है कि वो अपीयर भी नहीं हुए थे। तो ये बड़ा अहम एक उनके ऊपर ऑब्जेक्शन आ रहा था। क्या ये ऑब्जेक्शन दर हकीकत अब इस बेल के बाद से हुकूमत की तरफ से दूर हो जाएगा? ये एक अहम सवाल है। लगता तो हमें नहीं है, क्योंकि आज फवाद चौधरी साहब ने, वजीर इत्तलात ने ये कहा है कि कौम को मायूसी हुई है, तो प्रोबेबली उनका वो एतराज रहेगा या नहीं, दैट इज वर्थ अ वॉच। ये भी चीजें हमें देखनी है। साथ साथ नाज़रीन, TSC के मामले के ऊपर हमने देखा जैसे ही शहबाज शरीफ साहब की चेयरमैनशिप सामने आई, ये फैसला सामने आया, अवामी मुस्लिम लीग के हेड शेख रशीद साहब वजीर रेलवे, उनकी तरफ से भी बड़ा ये अहम दो टोक मौक़िफ़ सामने आया कि मैं भी PSC के चेयरमैनशिप या रुकनीयत उनको मिलनी चाहिए। साथ साथ वजीर इत्तलात ने ये भी बात कंफर्म की थी कि वजीर आजम साहब इमरान खान की तरफ से खत लिखा गया है और रिकमेंड किया गया है नेशनल असेंबली स्पीकर को कि वो इस रुकनीयत के लिए जो रास्ता है वो हमवार करें शेख रशीद साहब की। लेकिन असद कैसर साहब ने पार्लिमानी नॉर्म्स को जरूरी जानते हुए उन्होंने कहा कि क्योंकि ऐसी पहले
कोई रिवायत नहीं मिलती है कि एक मिनिस्टर, एक वजीर के पास कभी इसकी रुकनीत रही हो इस बड़ी अहम कमेटी की, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, तो लिहाजा इस मरतबा भी उन्होंने इस रिक्वेस्ट को टर्न डाउन किया। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि अपोजिशन की तरफ से भी इस मौके का फायदा उठाया गया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस मौके से मुस्तफीद हुआ जाए। उन्होंने कहा कि ख्वाजा साद रफी को भी फिर रुकनीत इसमें दी जाए और राना सनाउल्लाह साहब को भी शेख रशीद साहब के अगेंस्ट रुकनीत मिलनी चाहिए। ये तमाम चीजें हमारे सामने आई और जो बयानबाजी हुई नाजरीन वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी और उसमें बहुत सारे मोड़ आए। हमने देखा कि असद कैसर साहब के हवाले से शेख रशीद साहब ने सख्त बरहमी का इजहार किया। असद कैसर साहब ने लेकिन नंदलेस अपना एक बड़ा ग्रेस मेंटेन किया और उन्होंने कोई बात फिर भी कोई नहीं की, कोई कन्फ्रंटेशनल बात नहीं की। उन्होंने गुरेज किया कि इसको मजीद कन्फ्रंटेशनल बनाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो कि PMLN के बारे में बहुत उन्होंने खुशियां मनाई थी पैनामा स्कैंडल के ऊपर और जब सजाएं हुई थी शरीफ फैमिली को, वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और खुर्शीद शाह साहब ने ये कहा है कि वो पार्लियामान को चलने ही नहीं देंगे अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया शहबाज शरीफ साहब की PAC चेयरमैनशिप के खिलाफ। तो नाजरीन ये बड़ी अहम बात है कि क्या अब इस पूरे सिनेरियो से सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। PAC की चेयरमैनशिप का ये मामला एज वी स्पीक बना हुआ है, इसके ऊपर क्या पेशरफ्त है। ये कहा तो गया था कि ये मामला जल्द हल हो जाएगा, लेकिन क्या इसमें कोई प्रोग्रेस है या नहीं। और नाजरीन बिल आखिर पार्लियामान अवाम का कब सोचेगी और पार्लियामानी जो हमारे नुमाइंदे हैं जिनको अवाम ने अपने बहुत ही अहम और बहुत ही जरूरी वोट के जरिए और अपना हक इस्तेमाल करके उन्होंने पार्लियामान में उनको पहुंचाया है ताकि वो उनके मसाइल का कोई हल तलाश करें, कोई बिल्स हो, कोई कानून साजी हो, वो तमाम मामला नाजरीन पार्लियामान अपना वो फर्ज कब अदा करेगी। और ये बड़ा अहम सवाल है जो आज हम उठाना चाहते हैं। साथ साथ नाजरीन एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हमने देखी थी कल कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस या हेट स्पीच के एतबार से फवाद चौधरी साहब ने एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि इससे पहले भी हम सुन रहे थे, ये तमाम खबरें गर्दिश कर रही थी कि PMRA एक नई अथॉरिटी बनाई जा रही है पेमरा के अगेंस्ट, पेमरा को खत्म करके उसको या फिर उसको रिवाइज करके PMRA बनाया जा रहा है जो कि पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है। और इसका मकसद ये होगा कि जैसे पेमरा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ हक रखती थी एक्शन लेने का, अब ये PMRA इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, प्रिंट मीडिया भी और सोशल मीडिया भी, तीनों को एनकम्पास करेगी। नाजरीन इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा, पिछले दिनों आपने जैसे सुना होगा काफी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे जिनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई थी। फवाद चौधरी साहब ने भी ये बताया कि वाकई इस किस्म की गिरफ्तारियां हुई थी और अब एक ये हुकूमत का अज़म है कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस के बारे में एक क्रैक डाउन किया जाए। लेकिन नाज़रीन बड़ा सवाल ये है कि दर हकीकत क्या ये जो क्रैक डाउन है ये सिर्फ इंसाइटमेंट टू हेट एंड वायलेंस सिर्फ अगेंस्ट द गवर्नमेंट किया जाएगा, या फिर अगर कोई इंसाइटमेंट टू हेट या वायलेंस शहबाज शरीफ साहब के ऊपर हो रहा है या फिर नवाज शरीफ साहब के ऊपर हो रहा है उसके ऊपर भी ये अथॉरिटी उसी तरह से क्रैकडाउन करेगी। दैट इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। आज हम इन तमाम सवालात को ज़ेरे गौर रखेंगे। हमारा बड़ा पर्टिनेंट पैनल हमारे साथ तशरीफ फरमाए, बाकायदा आगाज करते चलते हैं। गजाला महमूद साहिबा हमारे साथ तशरीफ फरमाए, अवामी मुस्लिम लीग की मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं। बहुत शुक्रिया गजाला बीबी आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ राजा खुर्रम परवेज साहब तशरीफ फरमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए, वेरी वोकल वॉइस फ्रॉम PPP। शुक्रिया राजा साहब आपकी तशरीफ आवरी का। हम लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में उमर चीमा साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फॉर द तहरीक इंसाफ PTI रूलिंग पार्टी। वेलकम टू द पैनल उमर साहब, आपकी तशरीफ आवरी से हम मजीद मुस्तफीद होंगे। और शॉर्टली हमें बैरिस्टर एहतशाम ज्वाइन करेंगे जो कि एक एंकर पर्सन है, उनका तज्जिया तबसरा इन तमाम मामला पे हम लोग लेंगे। ही शॉर्टली टू ज्वाइन अस फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज। बाकायदा आगाज करते हुए गजाला बीबी आपकी तरफ मैं आऊंगी। ये जो मामला है शेख रशीद साहब ने तो बड़ा दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है और हमें नजर आ रहा है कि अब जो सुनने में आ रही है बात वो यही है कि PTI के भी कुछ अराकीन है कि जो ये साथ दे रहे हैं असद कैसर साहब का उनके स्टैंड पे। क्या ये अभी भी कन्फ्रंटेशनल माहौल चलता रहेगा, क्योंकि बड़ा जरूरी एलाय है AML और PTI, आपको पता है शुरू से साथ रहे हैं, बल्कि चले शुरू से नहीं लेकिन साथ रहे हैं। तो इस बारे में बताइएगा कि ये कोई कन्फ्रंटेशन खत्म हुई है या आपका क्या इस पे स्टेटस है? लेकिन बात ये है कि ये अपने शेख साहब अपने लिए तो ये कर नहीं रहे हैं, अल्टीमेटली वो कुछ तो है जिसके लिए वो इतनी जिद लगाए बैठे हैं। वरना अगर उनको मिनिस्ट्री ही करनी थी, गवर्नमेंट में ही आना था, तो गवर्नमेंट वो कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है इस वक्त जो मिनिस्ट्री उनके पास है, जिस तरह के वो मिनिस्टर हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा अभी कोई एक्टिव कोई भी मिनिस्टर रहा हो इस कैबिनेट में। और दूसरी बात जो मेंबरशिप की है,
मेंबरशिप में देखें जी, पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब को इन्होंने जब बनाया उसी वक्त शेख साहब ने फरमाया था कि जी ये आप गलत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। एट दैट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने ये पॉइंट रेज कर दिया था। जब ये बात नहीं मानी गई, क्योंकि जाहिर है आपको पता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको सियासत में देखा जाता है, एकदम से कोई डिसीजन कर नहीं लिया जाता। तो जब वहां से ही ये पॉइंट शुरू हो गया था तो अभी तक हम उसी पे चल रहे हैं। शेख साहब का यही स्टैंड है कि जी हमें इसमें रुकनीयत दी जाए। जहां तक ये बात है कि नहीं किया जाता, वफाकी वजीर जो है वो नहीं बन सकते, तो फिर जो हमारे वजीर कानून हैं उनसे पॉइंट लेके ही इस पॉइंट को रेज किया गया था कि आप हमें इसकी रुकनीयत दें। जाहिर है उन्होंने कानून में कोई ऐसी शिक देखी होगी, बताया होगा, तभी इस पॉइंट को हम आगे लेके आए। अच्छा गजाला बीबी, देखिए कानून तो इस हवाले से जहां तक मैं जानती हूँ और मैं दीगर भी हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो इस पे अपना या तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या इससे इनकार कर सकते हैं, लेकिन ये कि हमने जहां तक देखा है टीएसी पे कोई कानून लागू नहीं होता है, वो पार्लिमानी नॉर्म्स और ट्रेडिशंस या जो माजी में पार्लियामान की चीजें होती रही हैं उसके हिसाब से चलता है। तो पार्लियामान में आपने पहले कब देखा है कि कोई वफाकी वजीर जरूरी तो नहीं है ना कि जो चीजें कभी नहीं हुई जिंदगी में वो हो ही नहीं सकती। सहीफा तो कोई भी नहीं है, कहीं पे भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी ये हरफ आखिर हो गया है। तो क्या ऐसा नहीं होगा? चीजों को टाइम बाय टाइम चेंजेस तो लानी पड़ती है ना। अब आपको पता है कि कुछ भी ऐसी चीजें हैं, जब 1973 का आइन है उसमें भी बहुत सारी शिकें जो चेंज हुई है ना। ये तो नहीं हुआ कि वो बस आखिरी एक चीज रह गई है, शुरू वही हुई थी तो अगर इसके बाद ख्वाजा साहब रफीक साहब भी कहें और राना सनाउल्लाह साहब भी कहें, क्योंकि देखिए उन्होंने बात सिंपल सी है, आप शेख साहब का एक अपना पूरा माजी देख ले, उनको कितनी मिनिस्ट्रियां मिली, कितने साल उनकी सियासत में है, उनके ऊपर कोई एक पेंसिल के करप्शन के चार्जेस भी नहीं है। सब जानते हैं, सब मानते हैं इस बात को। वो तो अपेरेंटली मेरे ख्याल है राना सनाउल्लाह पे भी नहीं है। नहीं, अपेरेंटली नहीं है। आप मॉडल टाउन से क्यों बोल जाते हैं? करप्शन तो नहीं है। नहीं, करप्शन नहीं है, बट है तो ऑफेंस ना। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि मतलब उनके ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना। मतलब एक क्लियर, एक साफ, एक माजी को बेदाग होना बड़ा मैटर करता है इन चीजों अच्छा। तो हम जो जिद लगाए बैठे हैं कि हमारी जिद नहीं है ये हमारा एक वो है, हमारा स्टैंड ये है कि जब वो बैठ सकते हैं तो उनको अभी देखने आप 35 अरब रुपया का वहाँ पे जो करप्शन का एक था वो चौधरी मुनीर साहब का वो दबा दिया गया। जब वो कहते हैं जी हम इसको रोकेंगे, हम इसको, आपको लगता है पीएसी में इन्फ्लुएंस इस्तेमाल बिल्कुल हुआ है, क्यों फिर उस केस को दबा दिया गया? अच्छा, तो फिर तो ये पीटीआई को फौरी तौर पे मान लेनी चाहिए आपकी ये डिमांड। उमर साहब से इस बारे में बात करेंगे। राजा खुर्रम परवेज साहब, आप क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी, हमें पता है आप लोगों ने बहुत खुशियां मनाई थी, खासतौर पे एतजाज अहसन साहब को जब प्रपोज किया जा रहा था, एक टाइम पे बात चल रही थी कि उनको आपकी तरफ से नॉमिनेट किया जाए कायदे हस्ब इख्तिलाफ के लिए नेशनल असेंबली में। सबसे बड़ा ये इख्तिलाफ आया था कि उन्होंने तो बहुत वोकल होकर टॉक शोज के ऊपर बहुत ही आप समझे रेप्रिमांड किया था शरीफ फैमिली को कि बड़ी इनके साथ नरमी बरती जा रही है, इनके साथ तो और बुरा होना चाहिए। तो अब खुर्शीद शाह साहब और बल्कि आपकी पूरी पार्टी इस नहज पे आ गए कि आप कहते हैं पार्लियामेंट ही नहीं चलने देंगे अगर इनको कुछ भी हिलाया गया चेयरमैनशिप से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मोना। देखिए जी, पहली गुजारिश तो ये है कि एक चीज आप ध्यान में रखें, जब भी हम जिक्र करते हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का, तो हमारी एक बड़ी तल्ख पास्ट है हमारा। इन दोनों जमातों के दरमियान बड़े मामला टेंशन में रहे, बड़े मुश्किलात का हम शिकार रहे और कोई अच्छी यादें नहीं है एक दूसरे के साथ। लेकिन जब हम इस आज के दिन पे आते हैं और हम पीएससी की बात करते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, तो ये हाउस की सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी है और ये वो कमेटी है जिसमें दोनों हाउसेस की, अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, दोनों की नुमाइंदगी मौजूद है। अगर शहबाज शरीफ साहब को आपने नहीं बनाना था तो आपने पहले तो नहीं मानी ये बात और 5 महीने ज़ाया हुए, और जो बुनियादी काम है पार्लियामान का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बुनियादी काम है कानून साजी लेजिस्लेशन, वो आज टू डेट अभी तक कोई कानून साजी नहीं हो सकी बिकॉज ये हटधर्मी थी पीटीआई और हुकूमत वक्त की। फाइनली दे एग्रीड, ये मान गए और शहबाज साहब बन गए चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अब दोबारा इन्होंने एक चीज का शुरू कर दिया, तस्करा दिया, अब हम उनको हटाना चाहते हैं। तो अगर आपने उनको नहीं मानना था तो इन द फर्स्ट प्लेस आप माने क्यों? आप इतना कंफ्यूज क्यों हैं? क्लैरिटी क्यों नहीं है मामलात में? और दूसरी बात यह है, महज इल्जामात की बुनियाद पर, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि कोई भी सियासी लीडर है, किसी भी जमात से उसका ताल्लुक है, क्रॉस द बोर्ड किसी भी अगर कोई इल्जाम है, उस इल्जाम की बुनियाद पर आप उसको गिल्टी करार नहीं दे सकते। और आज तो बल्कि जो आपने बात की पीपल्स पार्टी की खुशियां मनाने की बात, देखें जी कि एक बड़ी जमात है, मुख्तलिफ आरा हो सकती है उसमें, लेकिन इन जनरल मैं ये कहना चाहूंगा कि ना हमें
खुशी मनाने की जरूरत है उनकी जमानत पर, ना किसी को मायूस होने की जरूरत है। उन्होंने अपना एक लीगल उन्होंने एक लीगल तो गए और किस तरह की बातें वो जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज में बात दफा ऐसे बातें भी सुनने को मिलती हैं, स्टेज की बात और होती है, जलसे की जुबान और होती है, मीडिया पे और बातें होती है, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ना किसी को खुशी मनाने की जरूरत है, ना किसी को मायूस होने की जरूरत है। उन्होंने अपना एक लीगल रास्ता इख्तियार किया है, कोर्ट्स आजाद हैं, कोर्ट्स का एहतराम वाजिब है, और कोर्ट्स का जो आज उनको बेल देने का फैसला है सबको एहतराम करना चाहिए, सिंपल एज दैट। तो इसके बाद वो एक सेल्फ ऑब्जेक्शन ही सिरे से खत्म हो जाता है इन योर व्यू? नहीं, पीएसी चेयरमैनशिप का जो हुकूमती जमात की तरफ से ऑब्जेक्शन है, क्या आप अब ये चैलेंज कर सकते हैं उन्हें कि आपका तो ऑब्जेक्शन इज नल एंड वॉइड नाउ? नहीं, अगर इस ऑब्जेक्शन को हम बुनियाद बनाते हैं जो पीटीआई या हुकूमत वक्त का है कि उनके पास अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप क्यों है, क्योंकि उन पर इल्जाम है, तो इस तरह तो फिर इल्जाम तो वफाकी वज़रा पर भी है जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। तो अगर हिरासत में कोई नहीं है ना? नहीं, हिरासत में देखें ना जी, हिरासत में आज वैसे उनको बेल मिल गई। खान साहब थे वो उससे अलीम खान साहब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं कतन ये नहीं कह रहा, कानून सबके लिए बराबर है। हाँ। अगर केसेस पीटीआई के वुज़रा पर हैं, नैब के, तो फिर उनको भी वजारत के ओहदों पर नहीं होना चाहिए। और आज मैं ये रिपीट करूंगा बात कि अगर जब तक किसी भी शख्स पर कोई इल्जाम साबित नहीं हो जाता तो आप उसको गिल्टी करार नहीं दे सकते। राइट, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। उमर चीमा साहब, क्या आपका मौक़िफ़ इससे तब्दील हो जाता है जो अब हम बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को दोनों केसेस से बेल मिल गई है, तो फिर आपका इटसेल्फ तो ऑब्जेक्शन ही, मुझे नहीं लगता कि अब उसमें क्या वेट है? शुक्रिया मोना। देखें, हमारा कंसर्न अभी भी और ऑब्जेक्शंस हैं वो अभी भी वहीं के वहीं हैं, क्योंकि आपको याद है कि हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि ठीक है, गवर्नमेंट ने एज ए जेस्टर, एज अ पार्लियामेंट्री नॉर्म के तौर पे ये जरूर डिसाइड किया कि जी पीएसी की चेयरमैनशिप जो है वो अपोजिशन के पास होनी चाहिए। अब इतने बड़े ऐवान के अंदर पूरी अपोजिशन की सारी जमातें मिलकर, मतलब एक नैबज़दा बंदे को जो कोटला जेल में जेर हिरासत था, उसके अलावा कोई बंदा रीजनेबल बंदा ही जो है आगे नॉमिनेट नहीं करती, जिस तरह आपने नाम दिया एतजाज अहसन साहब एक बड़ा क्रेडिबल नाम था, इसी तरह अयाज सादिक साहब का नाम आया। मतलब इन पार्टीज के पास लोग थे, लेकिन उन्होंने जान के एक ढिठाई और ठाटदर्मी के तौर पर एक इशू बनाए रखा, और ताकि पार्लियामानी कार्रवाई आगे ना बढ़ सके, हुल्लड़बाजी के जरिए जो है पार्लियामानी कार्रवाई जो है उसमें रुकावट पैदा की जाए। अभी भी जो आज भी जो जमानत हुई है वो एक मतलब वो केसेस में कोई बरी नहीं हो गए, केसेस खत्म नहीं हो गए। पहले सिर्फ ये था कि वो हिरासत में जब थे तो पीएसी की चेयरमैनशिप को वो बतौर एक ढाल इस्तेमाल कर रहे थे, जेल से फरार होने के। कभी वो पीएसी की मीटिंग्स कॉल कर रहे थे, कभी वो सेहत का बहाना बना के। तो उसके अंदर डेफिनेटली गवर्नमेंट को और नैब को, खासतौर पे नैब का कंसर्न था कि जनाब हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं रहे कि आपका जो मुलजिम है वो हर रोज जो है पीएसी की मीटिंग के बहाने जो है वो वहां से जेल से फरार हो जाता है, और ना ही वो इंक्वायरी के सामने उनके कमीशन कमेटी के सामने पेश होता है। और उल्टा बल्कि बतौर पीएसी चेयरमैन उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की नैब के सारी जो ऑफिशियल्स को। तो उसके बाद जो है काबीना का जो आखिरी इजलास था उसके अंदर भी इस चीज का मुतालबा किया गया कि अव्वल तो शहबाज शरीफ को खुद ही अखलाकी तौर के ऊपर जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। आपके सामने हमारे एक सीनियर वजीर के ऊपर जब उनको जब अरेस्ट किया गया, उन्होंने फौरी तौर पर अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया। तो ये वो चीजें हैं जो लॉजिकली मैं समझता हूं कि हुकूमत का बड़ा एक वैलिड कंसर्न था, मुतालबा था, और जो ऑब्जेक्शन थे वो बिल्कुल वैलिड थे ऑपोजिशन के पास। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, जिनके ऊपर कोई ऐसे नैब के केसेस या कोई ऐसे करप्शन के इल्जाम नहीं है, उनको जो है पीएसी की चेयरमैनशिप दे दी जाती है। और दूसरा ये कि पीएसी की चेयरमैनशिप को इतना बड़ा मतलब कोई वो मनसब नहीं है कि जिससे जो है कानून साजी के अंदर कोई रुकावट आती। लेकिन ऑपोजिशन ने ये एक अपना एजेंडा बनाए रखा पिछले 6 महीने कि भाई किसी तौर के ऊपर भी पार्लियामानी कार्रवाई आगे नहीं जानी चाहिए। और आपने देखा कि लास्ट बल के बावजूद इसके कि ऑपोजिशन अरकान ने ये तय किया था स्पीकर के सामने कि किसी किस्म की हुल्लड़बाजी नहीं होगी, लेकिन जब लास्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर जब पार्लियामेंट में तशरीफ लाए उसके बाद जो तमाशा वहां पे जो एक हंगामा रही जो की गई ऑपोजिशन की जानिब से, उससे बड़ा वाज़ेह हो गया कि ऑपोजिशन का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी तरीके से अपने नाहल और करप्ट लीडरान के लिए कोई डील, कोई एनआरओ के लिए प्रेशर डाला जा सके और हुकूमत के लिए जो है रुकावटें डाली जाएं। ठीक है उमर चीमा साहब, पीएसी की चेयरमैनशिप के बारे में आपने जैसे बात की है, तो फिर तो शेख रशीद साहब को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए गालिबन, क्योंकि वो बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं कि उन्होंने रुकनीयत उनको हासिल करनी है और शहबाज शरीफ साहब को टफ टाइम देना है, और उनको वजीर आजम साहब ने खुद कहा है ये। इसके बारे में रिस्पॉन्ड कीजिएगा आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वील रिटर्न टू द प्रोग्राम, स्टे विद अस।
पॉकेट मनी से एक हिस्सा नेकी का। घर बैठे सदकात और अतियात देने के लिए 0800-115555 पर कॉल करें। तो फिर आओ अपने हिस्से की नेकी कमाओ। शौकत खानम कराची बनाओ। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله जी वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से बात को आगे बढ़ाते हुए उमर चीमा साहब ने और बाकी सारे हमारे मेहमानों ने डायलेट कर दिया थे अपने अपने व्यूज इस तमाम मौजूआत पे। बैरिस्टर एहतशाम साहब अब हमारे साथ फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज तशरीफ फरमा है। ही इज एन एंकर पर्सन, ही इज एन एनालिस्ट, हाउस होल्ड नेम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का एहतशाम साहब। मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन उमर चीमा साहब ये बताइएगा कि फिर तो ये पीएसी की जो रुकनीयत है, अगर चेयरमैनशिप इतनी बड़ी बात नहीं है जैसे आप फरमा रहे हैं, तो रुकनीयत भी फिर तो और ही फिर
मामूली बात है, तो ये शेख रशीद साहब को फिर दे देनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल शेख साहब का एक अपना मौक़िफ़ है। शेख साहब अपनी जमात के सरबराह हैं और हमारे इत्तेहादी हैं, सो उनका अपना मौक़िफ़ है, वो उसको वो बेहतर समझते हैं क्या रीजनिंग होनी चाहिए। लेकिन ये कि ये अगर ये कहा जाए कि जी इसका पहले प्रेसिडेंट नहीं है और वजीर कभी नहीं बना, तो इस चीज़ का भी कभी पहले जो है कोई ऐसे शवायद नहीं मिलते कि एक बंदा जो जेल में जो है जेर हिरासत हो, जिसके ऊपर इतनी मेजर करप्शन केसेस की इंक्वायरी चल रही हो, ऐसे शख्स को जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाना भी जो है वो भी आपको माजी में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अच्छा उमर साहब, ये अभी खुर्रम साहब भी मुझसे पूछ रहे थे ब्रेक के दौरान, और हम सब भी जानना चाहेंगे, आप जरा हमें मुस्तफीद कीजिएगा अपनी प्रेजेंस से, कि फिर ये फैसला किया क्यों गया था? अगर आप कहते हैं ऐसी मिसाल नहीं मिलती, आपके अपने बुजुर्ग काफी दफा कह चुके थे कि ये गलत फैसला है, तो फिर ये करते ही नहीं आप। ये केस तो पहले भी थे उन पे नायब के, आपने बिल्कुल ठीक कहा राजा साहब ने, हमारा बिल्कुल और इस पे तो वजीर आजम खुद भी बड़ा बरबला इसका इजहार कर चुके थे कि किसी तौर पे भी एक शख्स जो खुद नायब जिस पे इंक्वायरी चल रही हो मेजर करप्शन केसेस के, ऐसे शख्स को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन नहीं बनना चाहिए। लेकिन आपके सामने कि जिस तरह से कॉन्टिन्यूस अनएंडिंग एक जो हुल्लड़बाजी और जो हंगामा जो पार्लियामेंट के अंदर है, तो एज अ जेस्चर कि पार्लिमानी कार्रवाई जो है उसको बेहतर तौर पर आगे चलाया जा सके और पार्लियामेंट का तकद्दुस जो है उसको कायम रखा जा सके, इसलिए गवर्नमेंट ने जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी या लचक जो है वो दिखाई थी। हालांकि अब जब ऑपोजिशन को एक ऑप्शन दे दी कि ठीक है चेयरमैन आप बना लें, लेकिन अब ऑपोजिशन की आप देखें ना सितम जरीफी कि पूरे ऐवान में से एक शहबाज शरीफ के अलावा और कोई बंदा ही नहीं इनको मिला जो पीएसी की चेयरमैनशिप के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, राजा साहब कैन रिस्पॉन्ड, फिर बैरिस्टर साहब की तरफ में आती हूँ। जी राजा साहब, मैं चीमा साहब से सिर्फ गुजारिश ये करूंगा कि अगर ये सारे केस उन पे कोई आज तो नहीं बन गया ना जी, या न्यायिक इंक्वायरी को आज तो शुरू नहीं हुई है, तो पहले से चल रही थी। एक डेडलॉक रहा, जब खुदा करके फाइनली आप उस जगह पे आए जहां पे वो बना दिए गए, आपकी हमारे से चेयरमैन को मिल गई, चेयरमैनशिप मिल गई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, तो उसके बाद तो मामला चलने शुरू हुए थे। उम्मीद थी कौन को कि अब कानून साजी की तरफ मामला जाएंगे, कायमा कमेटियां बनेंगी और कानून जो बुनियादी काम है वो शुरू होगा। लेकिन अब जब आप ये कहते हैं कि हम उनको नहीं तस्लीम करते या उनको हटाइए, तो फिर ऑब्स्टिकल तो गवर्नमेंट बन रही है सारे में, इसमें अपोजिशन का क्या कसूर है? ये तो आपको ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं। जी उमर साहब, अगर तो वो अपना काम अगर एज ए चेयरमैन पीएसी नॉर्मली अगर करते तो और बात ही थी, लेकिन आपके सामने नैब ने सबसे ज्यादा इस पे ऑब्जेक्शन उठाया कि जनाब ये बंदा जो है पीएसी की चेयरमैनशिप को बतौर एक ढाल, एक शील्ड इस्तेमाल कर रहा है और जेल से फरार और इंक्वायरी से फरार हासिल कर रहा है। इसलिए और फिर हुकूमत ने भी देखा कि वो कोई असर नहीं हुआ, कोई उस तरीके से जवाबन जो है अपोजिशन की तरफ से कोई तहम्मुल, कोई जिम्मेदारी का सबूत नहीं दी गया, उल्टा बल्कि हुल्लड़बाजी में मजीद इजाफा हुआ। अभी रिसेंट जो प्राइम मिनिस्टर जो तशरीफ लाए पार्लियामेंट के अंदर, उस वक्त जो हंगामा आई हुई वो आपके सामने है, वो कौम ने भी देखा। चीमा साहब, इसमें मेरी गुजारिश ये है कि जो चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, वो मेजोरिटी के फैसले को ओवररूल नहीं कर सकता, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो मेजोरिटी है वो तो गवर्नमेंट मेंबर्स की है, तो आपको डर किस चीज का है? फिर 5 मेंबरान है ऑपोजिशन के, जो अगर आप ये समझते हैं कि वो कोई अपनी मर्जी के फैसले कर लेंगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी बात, एक चीज हमें जहन में रखनी चाहिए कि जो अकाउंट्स कमेटी है, जो पार्लिमान की कमेटी है, ये तो हमने अपनी जमातों से बाला होकर फैसले करने होते हैं इसमें। ठीक है, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप एक बतौर एक सियासी वाकई इस चीज पे बिलीव करते हैं कि एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिसने कि एक पूरा सारा मामलात को देखना है, एहतसाब सारा करना है, वो ऐसे शख्स को लगाना चाहिए जो खुद एहतसाब के इदारे की जेरे हिरासत हो और मेजर करप्शन केसेस के अंदर इन्वॉल्व और उसकी इंक्वायरी चल रही हो? क्या ऐसे बंदे को बनाना चाहिए? इतना कहर पड़ गया मुल्क के अंदर और ऐवान के अंदर कि कोई बंदा हमें कोई ऐसा क्रेडिबल अपोजिशन के पास जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन। आपकी तरफ आती हूँ क्योंकि बैरिस्टर साहब इस वेटिंग सिंस व्हाइल, मैं उनका पहले इसमें रिमार्क ले लूँ, लेट हिम आल्सो जॉइन इन, ये कॉन्वर्सेशन बन जाए। बैरिस्टर साहब ये बताइए, ये इसको काफी दफा तशबीह भी दी गई कि एनआरओ हो गया है, और फिर आज भी जो बेल हुई है, जो जमानत हुई है शहबाज शरीफ साहब की, उसके ऊपर भी बड़े लोग उंगलियां उठा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती आप सैंक्टिटी इंस्टीट्यूशंस की क्यों नहीं रहने देते, और हर चीज को आपने उसमें एक कंस्पिरेसी थ्योरी क्यों निकालनी होती है? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस?
بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں. میں 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس بات پہ کہ اگر آج میاں شہباز شریف صاحب کی ضمانت لاہور ہائی کورٹ نے لی ہے تو ہمیں اس فیصلے کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے, جس طرح کہ اس فیصلے کو ہم نے قبول بھی کیا تھا, نہ کہ صرف قبول کیا تھا بلکہ سپورٹ کیا تھا جب میاں نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا تھا, جب ان کو 10 سال سزا ہوئی تھی ایون فیلڈ پراپرٹیز میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی طرف سے, اور اس کے بعد ابھی جو 2 ریفرنسز کا فیصلہ ہوا اس میں سے بھی ایک ریفرنس میں ان کو سزا دی گئی. تو جس طرح سے ان فیصلوں کو قبول کیا گیا تھا اور رول آف لا کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ یہ قانون کی بالادستی ہے, تو عدالتیں سزائیں بھی دیتی ہیں, عدالتیں ریلیف بھی دیتی ہیں, بری بھی کرتی ہے. تو جہاں پر عدالت بری کرے, دیکھیے سیاست اپنی جگہ اور ہر سیاسی جماعت نے سیاست کرنی ہے, لیکن یہ جو ادارے ہیں جس میں عدلیہ آتی ہے, جس میں ہماری فوج آتی ہے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی جو ورکنگ ہے اس میں سے ہم سیاست کو دور رکھیں تاکہ ان اداروں کی جو توقیر ہے اور ان کا جو احترام ہے وہ مجروح نہ ہو. رائٹ, بیرسٹر صاحب ہیز ہیڈ اے اسٹیک, بڑا انہوں نے کیٹیگوریکلی بات کی ہے. غزالہ بی بی بھی وہ کانورسیشن میں آنا چاہیے تھی. جی غزالہ صاحبہ, آپ جو اس وقت پوائنٹ کر رہی تھی وہ بھی بتا دیں. دیکھیں یہ جو فیصلہ ہوا ہے شہباز شریف صاحب کو جو ریلیف دیا گیا ہے, یہ وہیں آ جاتا ہے نا ڈیل اور ڈھیل, ڈیل اور ڈھیل بن جاتی ہے نا یہ کہ آپ نے ابھی تو. اور دوسری بات یہ 2 کیسز کا فیصلہ ہوا ہے, ابھی تو بہت سارے کیسز ہیں, ابھی تو JLTs بن رہی ہیں, ہو رہا ہے. تو جب اتنی ساری چیزیں ایک بندے کے اوپر فوکس ہو جاتی ہیں اور اس کو آپ سردار بنا دیتے ہیں ایک چیز کا, تو ظاہر ہے ایک ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس سے سارے اس کے جونیئر ہیں وہ تو ڈریں گے ہی نا, وہ ان کو ہر ایک کو کال کرتے ہیں. ایک ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے تو اس سے تو ٹیچرز تک ڈرتے ہیں. تو ڈیل اور ڈھیل کیوں دے رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ حکومت میں آپ نہ دیکھیں جی, ڈیل اور ڈھیل جو ہوتی ہے وہ تو مل جاتی ہے نا. پھر آپ کو تو پتا ہے جب وہ ہر بندہ آ کے پیروں میں بیٹھ جائے گا تو ڈیلیں بھی ملیں گی اور ڈھیلیں بھی ملیں گی. یہ تو ہوتا ہی ہے, یہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے, یہ ابھی 2 کیسز کا فیصلہ ہوا ہے, ابھی اس کے امتحان اور ہیں جو ان کو دینے ہیں, اور یہ ابھی تھوڑے دنوں کی ان کی لڑیاں ہیں, اس کے بعد یہ سارے پھر وہیں کے وہیں آ جائیں گے. یہ چیز پکار جو ہے یہ ابھی مچنی ہے, اور تھوڑا ٹائم اور دیکھ لیں, ویٹ کر لیں, یہ ابھی بڑا کچھ ہونے والا ہے. جی راجا صاحب, آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے جو برے فیصلے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو ان کے لیے برے فیصلے ہیں, لیکن جو ان کے لیے اچھے فیصلے ہیں وہ ڈیل ہے یا ڈھیل ہے؟ پہلے میں وہ گزارش کر دوں جو چیمہ صاحب نے پوائنٹ ریز کیا تھا. جی کر دیں. چیمہ صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ شہباز شریف صاحب میرے تو سیاسی مخالف ہیں, میری جماعت اور ان کی جماعت میں تو سیاسی مخالفت ہے. میں صرف گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا چیمہ صاحب سے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں, اگر تو میاں شہباز شریف پہ یہ الزامات ثابت ہو جاتے ہیں, جو ان پہ ایلیگیشنز ہیں, یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے تو بالکل آپ کے آرگیومنٹ میں وزن بھی ہوگا اور ہم آپ کا ساتھ بھی دیں گے, آپ کی بات کو مانا بھی جائے گا. لیکن آپ محض الزامات کی بنیاد پر میرا خیال ہے کہ یہ ان سے یہ مطالبہ کرنا کہ آپ ایک الزام ہے اور اس بنیاد پہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. اور دوسری بات یہ چیمہ صاحب کہ ایک دفعہ یہ چیز کی ایکسرسائز ہم نے کر کے دیکھ لی, 4-5 ماہ کا ڈیڈ لاک رہا, جب فائنلی آپ نے مان لی ایک چیز, گورنمنٹ نے یہ پرابلم فکس ہو گیا, تو اس کے بعد اب پتہ نہیں آپ کو کیا برین ویو آئی, دوبارہ کیا سیکنڈ تھاٹ آیا ہے کہ آپ نے دوبارہ اس ایشو کو اٹھایا ہے. تو میری ان سے گزارش ہے اگر ہم نے پارلیمنٹ کو چلانا ہے تو معاملات کو اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر ڈیڈ لاک آئے گا. ہاں ایگزیکٹلی, میں یہی بات کر رہی ہوں کہ کیا یہ جواب آپ کو ریشنل نہیں لگتا کہ وہ پہلے ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ کر لیں پھر ہم چلنے دیں گے, تو اگر وہ پھر بھی نہیں چلنے دے رہے تو پھر دین واٹ؟ میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر یہی ہم کہتے ہیں ڈیڈ لاک اس بیس پہ تھا, چیئرمین شپ پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی, جب وہ بنا دیے گئے تو اب آپ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, تو پھر ڈیڈ لاک تو آپ کریٹ کر رہے ہیں. اس کو حل کر دیا ڈیڈ لاک فائنانس بل میں پاس ہوا, وہ آج تک پاس نہیں ہوا ہے پارلیمنٹ سے, وہ پریزنٹ ہو گیا ہے لیکن وہ آج تک پارلیمان سے پاس نہیں ہوا ہے. عمر چیمہ صاحب آپ کب پاس کرائیں گے؟ اور آپ کو ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو ٹیک اپوزیشن ٹوگیدر ان آرڈر ٹو رن دا پارلیمنٹ. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور اسی وجہ سے وہ ایک جیسٹر جو ہے فلیکسیبلٹی دکھائی گئی تھی, لچک دکھائی گئی تھی حکومت کی جانب سے پی اے سی کی چیئرمین شپ کے اوپر, کہ شاید اپوزیشن جو ہے اس سے کوئی تھوڑا سا جو ہے کوئی ذمہ داری کا کوئی سینسبلی جو ہے کوئی پارلیمنٹ کے معاملات کو چلنے دے آگے. لیکن آپ نے دیکھا کوئی اثر نہیں ہوا, الٹا ان کی ہلڑ بازی, بلیک میلنگ کے ٹیکٹکس اور زیادہ بڑھ گئے. جو بات راجا صاحب کر رہے ہیں, دیکھیں میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ایوری ون از انوسینٹ انلیس پروون گلٹی, لیکن دا ایشو از کہ اخلاقی طور کے اوپر کیا آپ ایسے شخص کو جو میجر کرپشن کیسز میں خود انوالو اور اسی محکمے کے اوپر اس کو بٹھا دیں بطور سربراہ, اور وہ اس محکمے کے لوگوں کو سامنے بلا کے جو ہے ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے, یہ کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری یہ بات
जो आप बात कर रहे हैं कि जनाब अगर पहले मान गए सर बाद में नहीं माने, भाई हम माने जिस मकसद के लिए माने थे, अगर वो मामला को अगर बेहतर तौर पर आगे चलने देती ऑपोजिशन और शहबाज शरीफ साहब इसको बतौर चेयरमैनशिप को बतौर एक ढाल न इस्तेमाल करते तो यकीनन हुकूमत को जब पहले एक्सेप्ट कर चुकी थी तो हमें कोई एतराज नहीं होना था, लेकिन वो उल्टा जो है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, ये प्रॉब्लम किसी तौर पर भी जो है शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि काबिल कबूल नहीं किया जा सकता, और यकीनन हुकूमत की बारहा कोशिश रही है। अभी भी जो मैंने आखिरी जो इजलास हुआ है उसके अंदर भी कि स्पीकर के चैम्बर में, लेकिन होता ये कि अनफॉर्चुनेटली के अपोजिशन अरकान ने ये तहिया किया हुआ है कि उन्होंने किसी तौर पे भी जो है मामला को नहीं चलने देना, वही हुल्लड़बाजी और तमाशा लगा के वो किसी तरीके से जो है चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो प्रेशर इसको कम करे। उनका ख्याल है कि ये कोई इंतकामी कार्रवाई हो, हालांकि ऐसा कतई तौर पर नहीं है। वज़ीर आज़म ने पहले दिन कहा था कि हमारी हुकूमत की कोशिश ये होगी कि इदारे इंडिपेंडेंटली अदालतें अदालतों की हम सब ने जदोजहद की, आज अदालतें आजादाना अपने फैसले कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब अगर केसेस देखें गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट के जो अरकान है वो केसेस देखें ऑपोजिशन के या उनके दौर के, तो क्या इससे मसला हल नहीं होता? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसी तरह से नेगोशिएशंस करवाई थी। लेकिन ये एक वो जो मामला थे, ये वो मुआहदे थे, मुआहदा था कि जो अपोजिशन और गवर्नमेंट जो एक टर्म्स पे पहुंचे, टर्म्स तय की गई कि किस तरीके से पीएसी की जो है मामला चलाए जाएंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा कि इशू ये नहीं है कि मामला कैसे चलाए जाएंगे, मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने उल्टा उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया चेयरमैनशिप को। वो तो जेल से फरार हुआ, जिस दिन से वो चेयरमैन बने वो हर आए दिन जो है वो नैब की वो मीटिंग और इस तरह पीएसी की मीटिंग कॉल करके नैब के अफसरान को बुला के उनको उन पर रोक जानने की और उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। तो डेफिनेटली ऐसे जो है इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है उसके अंदर मामला जो है वो दायरे रुकावट का शिकार हो रहे थे। ठीक है बैरिस्टर साहब, ये पीएमआरए जो नई रेगुलेटरी बॉडी है इसके बारे में भी हमने बात की है, आप बहैसियत सहाफी इसको कैसे देखते हैं कि इंसाइटमेंट टू हेट एंड वायलेंस अपेरेंटली, और द आइडिया साउंड्स वेरी नाइस, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और ओवरऑल आप कैसा देख रहे हैं इसको? इससे पहले कि मोना मैं इसके ऊपर आपको जवाब दूं, एक छोटा सा जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से एक चीज तो ये है कि देखिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है इसमें कोई शक नहीं है कि पार्लियामान की बड़ी अहम कमेटी है, और जो भी ऑडिटर जनरल, अकाउंटेंट जनरल, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट बनाते हैं उसकी एग्जामिनेशन जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आती है, और फिर जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं और डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो भी एक्सपेंडिचर्स थे उनको वहां पे रिव्यू किया जाता है और फिर वो अपनी सिफारिशात वगैरह देती है। बट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि पब्लिक अकाउंट कमेटी कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है नैब की तरह या FIA की तरह या पुलिस की तरह या एंटी करप्शन की तरह, जिसने किसी किस्म की कोई केसेस खुद से दर्ज करने और फिर तफ्तीश करनी है और फिर बजाते खुद उन्होंने अकाउंटेबिलिटी करनी है। लिहाजा पब्लिक अकाउंट कमेटी के ऊपर जितनी सियासत हो रही है इस वक्त हमारी सियासी जमातों के दरमियान, मैं समझता हूं कि ये जरूरत से बहुत ज्यादा, और असल जो मेन इशूज हैं पाकिस्तान के, जिसमें गुर्बत है, जिसमें भूख अफलास, नंग बेरोजगारी है, जिसमें मईशत है, जिसमें तालीम है, जिसमें सेहत है, सरकारी अस्पतालों की फैसिलिटीज हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक तो ये चीज। दूसरी बात शेख रशीद साहब के हवाले से जो अभी कह रहे थे ना कि जी ये प्रेसिडेंट नहीं है कि कोई भी मिनिस्टर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पहले रुकन रहा हो। देखिए प्रेसिडेंट्स बनते हैं किसी लॉजिक या किसी मंतक के ऊपर, अगर ये प्रेसिडेंट नहीं है तो किसी वजह से नहीं है ना। अब अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एक मिनिस्ट्री की या एक मिनिस्टर के जो भी डिसीजंस हैं उसके हवाले से, एक्सपेंडिचर्स के हवाले से रिव्यू करना है और सिफारिशात करनी है, और वो मिनिस्टर खुद ही बैठ जाता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बतौर मेंबर, तो कानून में हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं फ्रेज के, कहते हैं लेट नो मैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज। तो ये तो वही बात हो जाएगी जैसे वो फवाद चौधरी साहब कहते थे कि बिल्ले को दूध की रखवाली में बिठाएंगे मियां शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, तो यहाँ पर भी तकरीबन वही मिसाल फिर सेट बैठती है। और ये भी आर्ग्यूमेंट मेरी समझ में नहीं आता है कि जी अगर किसी बंदे के खिलाफ नैब के केसेस थे उसके बावजूद उसको चेयरमैनशिप दे दी है तो शेख रशीद को क्यों नहीं मिल सकती? भैया अगर एक गलत काम आप खुद कह रहे हैं कि वो गलत है, आप खुद कह रहे हैं, आपकी दलील ये है कि उसको दे दी, तो फिर आप उस गलत नजीर की बुनियाद पर खुद से एक और गलत प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर इतनी ज्यादा सियासत होनी चाहिए, पहली चीज।
दूसरी बात जो आपका सवाल है सोशल मीडिया के हवाले से, और मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ा मसला है, और सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो बहुत सारा ऐसा मटेरियल और कंटेंट है जो कि बिल्कुल अनचेक्ड जाता है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और साइबर क्राइम जो है, एक तो लॉज अभी उस तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, और जो डेवलप हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो ये असल काम है गवर्नमेंट के करने वाले, पार्लियामेंट के करने वाले जी, ये सबके लिए एक जैसे हो, चाहे वो इंसाइटमेंट टू वायलेंस किसी के भी खिलाफ है, वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। राइट, आपकी आवाज कटी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। बैरिस्टर साहब मैं कह रही थी इंसाइटमेंट टू वायलेंस वाली बात सबके लिए बराबर होनी चाहिए, चाहे जिसके खिलाफ भी इंसाइटमेंट हो रही हो वो उतना ही क्राइम है या उतना ही वो उसको पनिशेबल होना चाहिए जितना आप मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ से कर लें। तो ये वाली एक बात है। सबके, मुझे वैसे आपकी आवाज कटती थी, लेकिन जितना मैं आपकी बात समझ पाया, बिल्कुल सबके खिलाफ बराबर होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। अगर आप उसमें सिलेक्टिव होंगे और किसी एक को चुन लेंगे और दूसरे को छोड़ देंगे क्योंकि वो आपको तगड़ा लगता है और उसके पास स्ट्रीट पावर है और वो जाके रोड्स जो है ब्लॉक कर सकता है या पहिया जाम हड़ताल कर सकता है, इस बुनियाद पे आप उसको छोड़ देंगे, तो फिर तो ये आर्टिकल 20 जो डिस्क्रिमिनेशन की वो कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, उसकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। लिहाजा सबके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। राइट, सियासी वाबस्तगी का भी इसमें एक फैक्टर है। उमर साहब से इस बारे में हम बात करेंगे। ग़ज़ाला बीबी वो उन्होंने बात की है, बैरिस्टर साहब ने बड़ी वाज़ेह है कि आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जाहिर है बन जाता है और इसलिए इस तक इसकी कोई मिसाल माजी में नहीं मिलती। इस चीज को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने फेवर में? ये नहीं है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अकाउंट बुलाए जाए रेलवे के, आप फिर जाहिर है वो आप एक चीज और चले यहाँ पे कर लेते हैं कि जब शेख साहब ये बात कर रहे हैं कि मुझे मेंबर बनाया जाए, तो इनको पहले ये नहीं पता था, जब वो बना रहे थे उस वक्त साहब ने कहा था, शेख साहब ने, कि जी आप इसको ना बनाएं, मैं इसके खिलाफ खड़ा होऊंगा। सोचना चाहिए था कि ये अभी से ही प्रेडिक्शन क्यों आ रही है इतनी ज्यादा, जब आ रही है तो फिर ये अब इसको कहीं तो जस्टिफाई होना चाहिए ना। दूसरी बात आप जो मैं कहना चाह रही हूँ बेसिकली, शहबाज शरीफ साहब ने किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी का कुछ अभी पटारा नहीं खोला। उन्होंने सबसे पहले नैब वालों को बुलाया, उसके बाद उन्होंने DGFIA वालों को बुलाया, उनको सामने बिठा के जी कोई केसेज है, नहीं जी सर कोई केसेज नहीं है। हाउ वुड, कैसे हो सकता है ये? वही आपका नुक्ता है ना, जो मैं वही कहना चाह रही हूँ। तो आप कह रहे हैं, हाँ, तो हमने उसको देखते हुए कहा है कि कोई बंदा तो हो जो इस कई लिमिटेशंस होनी चाहिए ना, कोई तो इसमें उसको रोक सके ना कि इसी बात पे। तो वो कोई और मर्दे और बुला लें एक सिटिंग मिनिस्टर की बजाय। इनके पास भी तो शहबाज शरीफ के अलावा कोई नहीं है ना, किसी बेदाग बंदे को बुला लेते जिनके ऊपर केसेस नहीं थे। वो अजीब सी ना एक टग ऑफ वॉर है कि आपने किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते, और ये बस नेवर एंडिंग है, इसका कोई सिरा नहीं मिल रहा है जिसको आप पकड़ लें। राजा साहब, क्या असद कैसर साहब स्पीकर कौमी असेंबली, उनकी पोजीशन से आप बतौर अपोजिशन के नुमाइंदे आप मुतमईन है कि उन्होंने बड़ा सही फैसला किया? देखिए जी, एक बात तो मैं ये जो जितनी टेंशन है बिटवीन द ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट बेंचेस इस चैनल में हम देख रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि असद कैसर साहब एक मुश्किल टास्क है उनके जिम्मे, लेकिन मैं समझता हूँ जहां तक उन्होंने ये फैसला किया है तो ये ठीक है। और दूसरी बात है, अगर मोहतरम शेख साहब जाना चाह रहे थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, तो जब ये कमेटी तश्कील पा रही थी और ये बात चल रही थी तो उस वक्त उनका नाम दे दिया जाता, मेरा ख्याल है तो बेहतर था। अब जब ये सब कुछ हो चुका हुआ है तो मेरा ख्याल है एक तो ये मुश्किल भी होगा, प्लस वो मिनिस्टर भी हैं, जैसे बैरिस्टर साहब ने जो बात की, ये लॉ के स्टूडेंट भी हैं और कानून को बेहतर जानते हैं हमसे, तो मैं इन पर एग्री करता हूँ कि एक सिटिंग मिनिस्टर को जब आप बिठाएंगे, इस टेंशन को छोड़ दीजिए कि उनकी और शहबाज शरीफ साहब के बीच में, नून के बीच में क्या टेंशन है, जब एक मिनिस्टर को आप बिठाएंगे अकाउंट कमेटी में। कर रहे हैं जो बैरिस्टर साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब की भी इटसेल्फ चेयरमैनशिप गलत थी। सर मैं बैरिस्टर तरफ ये गुजारिश करूंगा कि मेरी जाती ओपिनियन है कि जब तक कुछ चीज साबित नहीं हो जाती, मेरा ख्याल है कि उनसे हम ये हक नहीं छीन सकते किसी शहरी से, किसी नहीं बीबी, ये साबित अदालत में होना है ना, ये मैं और आप मीडिया पे बैठ कर नहीं करेंगे। ये मैंने और आपने फैसला नहीं करना, इसके लिए अप्रोप्रिएट फोरम कोर्ट है, नैब है, उनको फैसला करने दीजिए। ठीक है उमर साहब, नैब के कवानीन में कोई तरामीम हो रही है, कोई उसके नाखून तो नहीं काटे जा रहे हैं जैसे माजी में बातें होती थी? कोई नाखून नहीं कटेंगे।
نہیں بالکل نہیں، لیکن ماضی میں ہوا یہ ہے کہ تمام جو یہ حکمران جو کرپشن اور لوٹ مار میں ملوث ہیں، جہاں انہوں نے ادارے تباہ کیے ہیں وہیں انہوں نے قوانین کے اندر بھی جو ہے وہ کہتے ہیں سیفٹی ویلز انہوں نے رکھے ہوئے، اور پھر نیب جیسا ادارہ کہ جس کو بڑا ایک افیکٹولی پروسیکیوشن انویسٹیگیشن کے اندر بڑا اس کی اسٹرینتھ ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جس طرح ڈیلیز ہیں انویسٹیگیشن انیشیٹ ہو جاتی ہیں لیکن ان کا کوئی جو ہے کنکلوژن نہیں ہوتا، نہ ان پہ کوئی ٹائم لمٹس ہیں. اسی طرح مختلف چیزیں پروسیکیوشن انویسٹیگیشن کے حوالے سے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ نیب کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے تاکہ بطور ایک مؤثر دیکھیں بطور ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کے نیب کو تاکہ اتنا بااختیار کیا جائے اور اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے تاکہ وہ ایک مؤثر انداز میں جو ہے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کرے اور ملک میں جنہوں نے لوٹ مار کی ہے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ان کا احتساب ہو سکے اور قوم کا لوٹا ہوا پیسے جو ہے وہ واپس لایا جا سکے. احتشام صاحب یور کمنٹس اباؤٹ نیب کے قانون میں کوئی بریفلی بالکل ہم کلوز کریں گے آپ کے کمنٹس پہ. ہاؤ مسٹ اٹ بی امینڈیڈ فار دا گڈ؟ جہاں تک نیب کے قانون کا تعلق ہے، ایک بہت دیر پہلے ایک ججمنٹ آ چکا ہے. ارشاد حسن خان صاحب تھے اس وقت چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، تو اس میں بہت ساری کچھ کلوزز ایسی تھیں جو انہوں نے کہا کہ یہ ڈرکونین ہے اور ان کو ختم ہونا چاہیے، اور اس کے بعد باقی قوانین جتنے بھی نیب کے بچتے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ متصادم نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی نیب کی جو پالیسیز ہیں وہ اتنی واضح نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ ابہام ہے. کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ریفرنس دائر بھی نہیں ہوتا تو گرفتاری ہو جاتی ہے، اور کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ریفرنس دائر ہونے کے باوجود گرفتاری نہیں ہوتی. چیئرمین نیب کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں. میں نہیں کہتا کہ وہ اختیارات ان سے چھین لیں اور نیب کو ایک ٹوتھ لیس ٹائگر کر دیں، لیکن پالیسی کلیئر ہونی چاہیے، واضح ہونی چاہیے، اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے، اس میں انکنسسٹنسی نہیں ہونی چاہیے. تو اس حد تک اگر لیجسلیشن ہوتی ہے جیسا کہ وفاقی وزیر کہہ چکے ہیں بیرسٹر فروغ نسیم صاحب، تو میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہوگی اور اس کو دونوں کو، حکومت کو اور اپوزیشن کو، دونوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے مونا کہ ہمارے سیاستدان میرٹس کے اوپر لیجسلیشن کم اور سیاسی مفادات سے زیادہ کرتے ہیں. آپ کو میاں نواز شریف صاحب کا وہ اسٹیٹمنٹ یاد ہوگا جو انہوں نے کہا تھا کہ اب نیب کے قانون میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے تو جو بھگتنا تھا بھگت لیا، اب ان کی باری آئی کہ انہیں بھی یہی قانون سامنا کریں. جی چلے لیٹس وائنڈ اپ آن دس نوٹ. ناظرین تمام شرکا کا بے حد ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس وقت ہماری اس نشست میں تشریف لائے. ظاہر ہے اٹس نیور اینڈنگ بحث، لیکن ہم اس پہ یہی نوٹ پہ وائنڈ اپ کریں گے کہ امید رکھتے ہیں کہ پارلیمان جس مقصد کے لیے پارلیمنٹ ہے اس کو اب پورا کرے گی انشاءاللہ. امید پہ دنیا قائم ہے. ہوپ فلی سی یو اگین. اللہ حافظ.